रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीनशॉट है। यस मैम। तो देखो हम लोग का जो बैच कॉस्टिंग है वो खत्म ही हो गया लगभग। ये 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन बाकी है, ये और कुछ एमसीक्यू है, वो करने के बाद हम लोग जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखिए, एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम टू वाई लिमिटेड। तो इन्होंने जो है कमिटमेंट किया है कि 24,000 बियरिंग पर एनम मतलब ईयरली सप्लाई कर देंगे। कौन करेगा? एक्स वाई को सप्लाई करेगा, ठीक है, 24,000 पर एनम ऑन स्टेडी बेसिस। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। मतलब ये होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट एक ही बात है। तो 10 पैसा मतलब 0.10, ठीक है, 10 पैसा है कैरिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, पर बियरिंग पर मंथ, ठीक है। ये हम लोग का जो है होल्डिंग कॉस्ट है। एंड दैट सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 324 और सेटअप कॉस्ट जो है वो है 324, ठीक है। पर रन का मतलब पर बैच, ठीक है, रन बोलो या बैच बोलो, ठीक है। एक एक बैच में कितना प्रोडक्शन होगा या एक रन में कितना होगा, एक ही बात है, जो रन होता है वही बैच होता है। कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चर। तो ऑप्टिमम मतलब जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड हो सकता है, मतलब सबसे कम खर्चे, मतलब ईबीक्यू पूछ रहा है कि हम लोग का ऑप्टिमम रन साइज यानी ऑप्टिमम बैच साइज कौन सा है, यानी इकोनॉमिक बैच साइज कौन सा है, यानी कि ईबीक्यू। ऑप्टिमम रन साइज का मतलब ही इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का, वो हमें बताना है। तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका एक हम लोग को सबसे पहले बोला ईबीक्यू निकालने के लिए। हम ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लोगे एग्जाम में जब करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमम रन साइज ऐसे करके लिख लोगे, प्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ए फॉर होता है एनुअल डिमांड, वो सब भी लिखना पड़ेगा, अभी हम नहीं लिख के दिखा रहे, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन करना, एकदम डायरेक्टली ऐसे करके नहीं करना। उसके बाद बोला है कि कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट कितना है? सेटअप कॉस्ट पर बैच होता है या पर रन, जो भी दिया हुआ है, ये बोला है 324, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 324 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट हम लोग को कितना दिया है देखो, 10 पैसा दिया है, 0.10, 10 पैसा पर बियरिंग दिया है, कॉस्ट पर बियरिंग, ठीक है। तो पर यूनिट की जगह पर बियरिंग है, यूनिट जो है वो बियरिंग है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है उसके बाद पर मंथ, ठीक है, पर मंथ बोला है, लेकिन हम लोग को चाहिए पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट मिल गया है, पर यूनिट की जगह पर बियरिंग है, जो भी यूनिट रहेगा वो, लेकिन पर एनम नहीं बना हुआ है, तो हमें इसको पर एनम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 0.10 इंटू 12 करने से पर एनम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें चेक करके देखेंगे कितना होगा। मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है जैसे बोला, लेकिन तुम लोग को लिखना पड़ेगा, ए फॉर एनुअल डिमांड, ये सारी चीजों को प्रेजेंटेशन के साथ करना पड़ेगा। 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 0.1, इसमें रूट लग जाए 3,600 बियर एक बैच में। पर बैच या पर रन बोल सकते हो। एक बैच में अगर हम लोग 3,600 बियरिंग का प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारे लिए ऑप्टिमम होगा, ठीक है। उसका आंसर भी लिख देना है तुम लोग को प्रेजेंटेशन के साथ कि द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 3,600 बियरिंग, ठीक है। अब हम उतना नहीं लिखवा रहे, उसके बाद पॉइंट बी में चल जाते हैं सीधा। यहाँ पर बोला है देखो कि assume that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearing per annum। लेकिन कंपनी कैसे प्रोडक्शन कर रही थी? कंपनी प्रोडक्शन कर रही थी 6,000 बियरिंग पर रन, मतलब एक बैच में 6,000, जबकि वो उसका ऑप्टिमम नहीं होगा। कंफर्म बात है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने चेक किया ऑप्टिमम यही वाला साइज हो सकता है। तो ये क्यों कंफर्म कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग इस पे ईबीक्यू का फॉर्मूला लगाया। ईबीक्यू फॉर्मूला क्यों सही होता है? क्योंकि वहां पर हम लोग कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट को क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं, ठीक है।
और वो होने पे ही हमारा जो है मिनिमम जो है कॉस्ट लगेगा या चीपेस्ट या इकोनॉमी। हम लोग को बोला है कि अगर कंपनी 6000 बियरिंग पर रन प्रोडक्शन करती है, कैलकुलेट करना है हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन साइज इन ए अबव। मतलब अगर कंपनी 6000 बियरिंग पर रन यानी पर बैच में प्रोडक्शन करती है तो उनका कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा कंपेयरिंग टू ऑप्टिमम रन साइज, जो हम लोगों ने ऑप्शन ए में निकाला है। मतलब अगर 6000 पर बैच प्रोडक्शन करेगी तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो खर्चा क्या क्या होता है कोई भी बैच को रन करवाने का, उसका सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो हम लोग चेक करेंगे कि इतने बैच को रन करवाने का सेटअप और कैरिंग कॉस्ट कितना है और 6000 का सेटअप और कैरिंग कॉस्ट कितना है, और फिर चेक करेंगे कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे एक स्टेटमेंट वगैरह तुम लोग ऊपर लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं सेटअप कॉस्ट, मेन मेन कैलकुलेशन हम लिख देते हैं, और यहाँ पर हो गया कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग अगर 6000 में बैच साइज रखे, ये बैच साइज है। ठीक है, तो हम लोग का सेटअप कॉस्ट कितना होगा, तो सेटअप कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ सेटअप पे डिपेंड करता है। तो ये देखो सेटअप कॉस्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 324 पर बैच। ठीक है, हम लोग का सेटअप कॉस्ट कितना है, ₹324 पर बैच। हम थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं, इधर आंसर पे लिखो 324 पर बैच। ठीक है, सेटअप कॉस्ट ये क्वेश्चन में मुझे दे दिया, लेकिन मेरा कितना सारा बैच होगा, अगर हम 6000 करके प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा टोटल बैच कितना होगा। अगर एक बैच में 6000 प्रोडक्शन करेंगे, कैसे निकालेंगे, मेरा एनुअल डिमांड के ऊपर बेस्ड करके, क्योंकि लास्ट दिन देखो इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखवा के समझाया था। हम लोग को अगर 24,000 बियरिंग सप्लाई करके देना है, ठीक है, और उसमें से अगर 6000 हम लोग एक एक बार में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर पर बैच के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 24,000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 324, तो ये हो जाएगा 1290, यहाँ पर 1296 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, जितना कैरी करना है तो हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा ईबीक्यू को हमें कैरी करना है, तो ईबीक्यू हम लोग का 6000 हो गया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग का यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं 0.10 इंटू। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, अब ये दोनों का टोटल कर लेते हैं 1290 तो 96। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4896, ये टोटल कॉस्ट हो गया। और ये ईबीक्यू नहीं है, उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो है कैरिंग कॉस्ट, और जो सेटअप कॉस्ट वो हमारा डिफरेंट आ रहा है। अभी अगर हम लोग ये 3600 बियरिंग पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि सेटअप और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएगा। तो अगर हम लोग 24,000 ही एनुअल डिमांड फुलफिल करेंगे, लेकिन पर बैच में अगर 3600 बियरिंग का प्रोडक्शन करेंगे, तो 24,000 प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितना बैच साइज का जरूरत होगा, बैच साइज का जरूरत होगा 6.666। ठीक है, और एक बैच को रन करवाने का इतना खर्चा, तो इंटू 324 2160। ठीक है, अब अगर तुम लोग इसको देखो ऐसे कर दोगे ना, डिवाइडेड बाय 3600, और यहाँ पर ये जो आ रहा है, नहीं मैंने शायद एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया नीचे और ऊपर कम दे दिया है 3600। ठीक है, तो ये 6.666 जो आ रहा है, इसको अगर तुम लोग पूरा नहीं लोगे कैलकुलेटर में, तो मैंने जैसे आंसर दिया है ना वैसा नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये 2160 नहीं आएगा अगर 6.66 लोगे। जब भी कैलकुलेटर में इस तरीके का डेटा आता है कंटिन्यूएशन वाला, तो पूरा कैलकुलेटर में रख लेना है। ठीक है, ये हम बार बार ही बताते हैं, इनटू जो भी है वो करना है, तो हमारा आंसर राउंड में आएगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे अगर 6.67 करके 324 करोगे तो आंसर वेरी कर जाएगा। तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आए, अकाउंट्स हो कॉस्ट हो कुछ भी हो, उसमें हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। और कैरिंग कॉस्ट में क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला हाफ इंटू 3600 करके कैरी करना है 0.10 इंटू 12, तो देखते हैं कितना होता है 3600 डिवाइडेड बाय 2
इंटू 0.1 इंटू 12, तो ये हम लोग का हो गया 2160। देखो जैसे कि सॉरी इधर देखो, जैसे कि मैंने बोला ना कि कैरिंग कॉस्ट और जो हमारा सेटअप कॉस्ट है वो एक बराबर आता है तभी ना जाके ईबीक्यू होता है, जो मैंने लास्ट दिन तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया था। चलो इस पीडीएफ में नहीं है, दूसरे वाले में था, ठीक है। तो वहां पर मैंने समझाया ना कि क्यों बराबर हो रहा है। तो ये देखो, क्योंकि ये ईबीक्यू उसी बेस पे बना हुआ है कि सेटअप और कैरिंग को बराबर कर देंगे। तो 2160 का डबल होता है 4320। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट हो जाएगा हम लोग का, माइनस करने से ही पता चलेगा। 4896 माइनस 4320, तो ये हो गया 576। इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकट हो जाएगा। ये सेकेंड नंबर वाला हो गया। और इस क्वेश्चन का लास्ट ये वाला, कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल हम लोग का कितना है 3600, और इस पे हम लोग को फाइंड आउट करना है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट 2160 होगा। तो सी का आंसर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार अगर लिखेंगे तो ऐसा है, होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल हाफ इंटू ईबीक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। तो हाफ ईबीक्यू है 3600 और ये है 0.10 इंटू 12, यहां से देख के ही लिख देंगे 216। ये हो जाएगा। आसान था ये वाला, वैसा खास कुछ था नहीं। और फोर्थ नंबर भी लगभग वैसा ही है, वो कर लेते हैं। देखो इसमें बोला है कि a customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 column per order during the past year। अच्छा, तो इनके पास देखो 90,000 मेटल कॉलम का ऑर्डर आया है एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम पर ऑर्डर, मतलब ये क्या कॉस्ट हो गया? ये पर ऑर्डर, ये जो 18,000 है ये क्या कॉस्ट है? हाँ ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 2120 फॉर मेटेरियल, मतलब इसको प्रोड्यूस करने का मेटेरियल का खर्चा इतना, लेबर का इतना, और 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, तो ये तीन तरीके का खर्चा बताया है, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इट कॉस्ट 1500 टू सेटअप, मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया? सेटअप कॉस्ट। और पर वन रन मतलब पर बैच, ठीक है। 18,000 कॉलम, अच्छा, फॉर वन रन ऑफ 18,000 कॉलम एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 5%। ये बता दिया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 5% है। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? ईबीक्यू, ठीक है। तो बोलो ईबीक्यू कैसे निकालोगे? निकाल के देखो। 2 इंटू एनुअल डिमांड ए इंटू ए, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट हमें बता दिया है कितना है? तो यहाँ पर फोर्थ नंबर में हम लोग ईबीक्यू निकाल रहे हैं। ईबीक्यू 2 A/S/C, तो 2 एनुअल डिमांड क्वेश्चन बता दिया है। हाँ, एनुअल डिमांड है 90,000 और हम लोगों का 1500 है सेटअप कॉस्ट। और इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो बोल, सॉरी कैरिंग कॉस्ट, मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? कैरिंग कॉस्ट हमेशा होता है पर यूनिट पर एनम। तो हम लोग को परसेंटेज बताया है 5%, लेकिन ये जो मतलब है, ये जो खर्चा लग रहा है ये क्या कैरी करने का लगेगा? हम्म, तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट कहाँ पर लिखा हुआ है बोलो, मतलब कितना है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट? बेसिकली ये सारे, हाँ ये जो ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक यूनिट को कॉस्ट, एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोगों को पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट तो पता है 5%, और उसका पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्टिंग कितना है? 2120 फॉर मेटेरियल, ठीक है।
उसके बाद 60 फॉर लेबर एंड 20 फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। ये सब पर यूनिट है, देखो क्वेश्चन में ही बता रखा है, देखो पर यूनिट कंप्राइजेस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। एक यूनिट को प्रोडक्शन करने का इतना खर्चा, तो एक यूनिट का कॉस्ट इतना आ गया, ये 5%। अब इसका टोटल मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका टोटल करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2200, हाँ फिर 110 आ जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट आ गया 110। तो 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110, 1566.6, तो इसको 1567 कर लेते हैं। इतने कॉलम्स, वो यूनिट ऐसे ही दिया हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली आया, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली लिख दिया मैंने। इतने सारे कॉलम्स, ये जो इनका यूनिट है उसका नाम है स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम, ठीक है, तो मैंने सिर्फ कॉलम लिखा, ये पता चल गया। अब बोला है कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट कंपनी इनकर्ड ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ 18,000 कॉलम इन ए बैच, ठीक है। तो अगर इसके जगह 18,000 कॉलम इन ए बैच प्रोडक्शन करेगी तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, मतलब प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइज ऑफ बैच, दो बैच साइज पे हमें निकालने के लिए बोला है, एक 18,000 और दूसरा 1567, जो कि ऑप्टिमम है। यहाँ पर सेटिंग ऑफ कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। तो सेटिंग ऑफ कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना सारा सेटअप होगा इसको प्रोडक्शन करने का। अच्छा, कितना सारा सेटअप होगा एनुअल डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 90,000 का हमें सप्लाई करना है और एक बार में हम लोग 18,000 प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो कितना सारा बैच में काम कंप्लीट होगा, 90,000 बाई 18 करने से जितना होगा, हाँ, और इंटू 1500 जो कि सेटअप कॉस्ट, 5 होने से 7,500। अच्छा, यहाँ पर भी 90,000 और हम लोग का 1567 इंटू 1500, 90,000 1567 8615। इधर भी सेटअप कॉस्ट लग, इधर कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईबीक्यू, मतलब 18,000, ये ईबीक्यू मतलब बैच साइज जो है, इंटू ईबीक्यू वाला है नहीं लेकिन है बैच साइज, इंटू 110, 9,90,000, हाफ इंटू 1567 इंटू 110, ये 110 है। तो इसमें कितना आ रहा है, इसमें, हाँ, तो ये देखो वेरी कर गया, लेकिन वेरी तो करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है अगर ईबीक्यू है तो दोनों सेम होना चाहिए। ये वेरी पॉइंट के लिए कर गया, लेकिन इसको हम लोग वेरी ना करें वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको लिखना नहीं पड़ेगा लेकिन कैलकुलेटर पे देख सकते हैं हम लोग कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग को ये कैलकुलेशन का जो पूरा डेटा है वो दिखाना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू ये पूरा दिखाना पड़ेगा, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110, और इस पे रूट लगाएंगे, ये जितना आ गया। अब ये पॉइंट जो भी कैलकुलेटर में दिख रहा है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे भी करोगे तो हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, कैलकुलेटर में जो मेमोरी का फंक्शन रहता है उसका यूज करना है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग इसको मेमोरी प्लस, लेकिन पहले हम अपना यहाँ मेमोरी में कुछ है तो खाली कर दें, ठीक है। अब इसको मैंने मेमोरी प्लस कर लिया, अब क्या करना है, 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है, ठीक है। अब इक्वल करना है, देखो कितना आ गया 86168, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, ये कैलकुलेटर को यूज करते हुए आया। सेम तरीके से हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे तो हम लोग का 86168 दोनों में आएगा। जैसे कि कैसे करना है, सेम तरीके से हम लोग फिर से करेंगे, पहले मेमोरी से यहाँ पर खाली करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग को क्या करना है,
यहाँ पर सेम पहले वो कैलकुलेट करना है, 2 इंटू 90,000 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 110 और इस पे रूट लगाएंगे, ये जितना भी आ गया ये वाला, इंटू 110/2, 86168। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिखे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर को यूज करके इस तरीके से दिखाया जा सकता है, लेकिन वो तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके नहीं दिखा सकते कि हम लोग कैलकुलेटर में इतना सारा डिजिट, तब तो काफी सारा लिखना पड़ेगा। नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों में फिर आंसर क्या आ जाएगा, 86168, दोनों में बराबर हो गए। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका टोटल और इसका टोटल करते हैं, कितना आ रहा है, पहले वाले कॉलम का टोटल 9,90,000 और 7, मतलब 9,975,000 होना चाहिए, और ये इसका डबल हो जाएगा, 86152 का डबल। नहीं, हम ये नीचे वाला करेंगे ना, 1,72,307 आ रहा है, 6 आएगा ना, ये 8 है तो हाँ ठीक है, ऊपर वाला लोगे तो इतना आएगा, नीचे वाला लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लग रहा है, टोटल नहीं करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना है, तो कितना एक्स्ट्रा लग गया, इससे इसको माइनस करें। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा, बस इतना ही पूछा था और कुछ नहीं। उसके बाद इस पे कुछ एमसीक्यू है वो करते हैं, फिर जॉब कॉस्टिंग करेंगे, जैसे कि ये पहला वाला 5 पे है पे। मैंने इसमें लिया 5 भी है, अच्छा ठीक है, हम 5 में क्रिएट कर चेक करें। मेरा पुराना वाला लिया हुआ है पीडीएफ, इस वजह से सेकेंड किसमें है, ये केस सिनरी, अच्छा ये बात, अच्छा ये वाला, XYZ Limited has obtained an order to supply 48,000 bearing per year from concern on a steady basis. It is estimated that it cost 0.20 as inventory holding cost bearing per month, and the setup cost per run of bearing manufacture is 384। अच्छा, तो यहाँ पर इनको 48,000 पर एनम जो है सप्लाई करना है, और कितना ये क्या बोला है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ, मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 12। अच्छा, और ये वाला किया है ना हम लोग अभी आज, ये 384, हाँ ये 324 है, अच्छा थोड़ा सा डेटा इधर उधर कर, कंप्यूट द ऑप्टिमम रन साइज एंड नंबर ऑफ रन्स फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चर। ठीक है, निकालो ऑप्टिमम रन साइज का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग का ईबीक्यू है, निकालो कितने। क्वेश्चन नंबर 5, तो ईबीक्यू निकालना पड़ेगा पहले। ईबीक्यू हम लोग का हो जाएगा 2A × S डिवाइडेड बाई C। एनुअल डिमांड 48,000,
एनुअल डिमांड 48,000 और ये जो 384 है ये वाला, और कैरिंग कॉस्ट जो है 0.10 इंटू 12 कितना आ रहा है? ये थर्ड नंबर जैसा सेम नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा नीचे और कुछ क्वेश्चन एडिशन है ना ये वाला। हाँ 0. ओ अच्छा, तब भी सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं पॉइंट में आ रहा होगा ना। 3,919.18 ऐसा आ रहा होगा, इतना यूनिट्स। अब हम लोग को इसके बाद क्या पूछा है? कंप्यूट द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रन, दो कंसेक्यूटिव रन के बीच में इंटरवल कितना है। तो पहले कितना सारा बैच बनेगा वो हमें निकालना पड़ेगा, तब तो हम लोग बैच के बीच का गैप निकालेंगे। टोटल बैच कितना है उसके बीच में कितना गैप है, तो पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ बैचेस रन, कितना सारा बैच में प्रोडक्शन होगा। तो टोटल डिमांड 48,000, अगर एक एक बैच में 3919 पॉइंट ऐसा हो रहा है 18, तो कितना हो जाएगा? 24 रन, इतने सारे रन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 12.24 जो है इसको हम लोग 13 भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो इसको 13 भी कर सकते। फिर सेकेंड हम लोग निकालेंगे गैप या इंटरवल, क्या लिखा हुआ है वही लिख देते, इंटरवल बिटवीन टू बैच, इंटरवल बिटवीन टू बैच। टू बैच, तो हम लोग 365 डेज के बेसिस पे निकालेंगे तो इतना लिख देंगे 12.24 कितना आएगा? हाँ अगर हम लोग इसको 28 आ रहा है, अच्छा कितना 29.82, अच्छा इतना आ रहा है, इतना डेज। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या पूछा है? थर्ड नंबर में पूछा है कि फाइंड आउट द एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर हम लोग 8,000 बियरिंग करके रन करवाते, मतलब बैच साइज अगर 8,000 रखते तो सेम वैसा ही यहाँ पर वही साइज लिखेंगे, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग, हाँ कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो एक तो हम लोग का साइज है 3919, तो सेटअप हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 3919 इंटू यहाँ पर सेटअप कॉस्ट पर सेटअप 384, और ये जो कैलकुलेट करने बोला है वो बोला है 8,000 पे, तो 8,000 24,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 384, कौन सी एनुअल 48,000 देखो ये दोनों का कितना आ रहा है, और ये हाफ इंटू 3919 इंटू 0.20 इंटू 12, और हाफ इंटू 8,000 इंटू 0.20 इंटू 12, ये वाला 703, ये वाला हाँ ये तो सेम ही होगा क्योंकि ये तो ये लिखा हुआ है ना, ईबीक्यू वाला लिखा हुआ है, तो टोटल इसका डबल कर दो 609406 शायद।
2304। तो ऐड करने पे 11,904। डिफरेंस निकालने से पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना लगेगा। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इतना इंकर्ड हो जाएगा अगर हम लोग इसके जगह इस पे जाते हैं। इस पे और एक कुछ पूछ रखा था, 4 क्वेश्चन। अच्छा, गिव योर ओपिनियन रिगार्डिंग रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर एज्यूम 365 डेज इन अ ईयर। तो रन साइज के ऊपर हमें ओपिनियन देना है। अगर 365 एज्यूम करने बोला है ना, वो इस पॉइंट के लिए बोला है। हाँ, ये कभी कभी 366 भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे ईयर तो दिया नहीं है, वैसे लीप ईयर होने से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, 366 बोल के यूज कर सकते हैं, लेकिन बोला है यहाँ पर कभी कभी ऐसे ही बोल देता है 364 करो, तो फिर 364 ही हमें लेना पड़ेगा। वैसे होता तो है नहीं कोई भी साल 364 का, लेकिन लेना पड़ेगा अगर बोल दिया है तो। अच्छा, तो हमें क्या ओपिनियन देना चाहिए कि इसमें जो बोला है कि अगर हमें कॉस्ट से करना है तो हमें ये वाला रन साइज को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये फॉलो करेंगे तो उसमें हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जा रहा है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर टू सेव कॉस्ट द कंपनी शुड रन एट ऑप्टिमम बैच साइज दैट इज 3920 यूनिट। 3919 है मेरा यहाँ पर, तो हम वही लिख देते हैं। मैंने वही मान के पूरा क्वेश्चन किया, इसको राउंड तो किया नहीं। और ये करने से इतना हमारा सेविंग्स होगा। अगर हम लोग 3919 पे जाएंगे इतना सेविंग्स होगा, इस पे जाएंगे तो इतना एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम लोग रिवर्सली लिखेंगे कि हम लोग का इस पे सेविंग्स होगा अगर हम लोग ये फॉलो करेंगे। तो इट सेव्स रुपीज 2498 था, 2498। हाँ, रन साइज इट सेव्स 2498 फुल स्टॉप दे देते हैं, फिर लिखते हैं रन साइज शुड match with the production economic production run of bearing manufacture. When managers of a manufacturing operation make decision about the number of units to produce for each year, to produce for each year नहीं लिख के each production run they must consider the costs related to setting up the production process and the cost of holding inventory. देखो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोग को पूछा ये था
कि हमें ओपिनियन देना है कि रन साइज बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का क्या होना चाहिए। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग ईबीक्यू को फॉलो करेंगे तो वो ऑप्टिमम साइज होगा जो कि 3919, और इसको फॉलो करने का रीजन यही है कि इससे हमारा इतना सेविंग्स होगा। फिर बोले रन साइज शुड मैच विद द इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मतलब रन साइज ऐसा करो ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। of bearing manufacture, when managers of a manufacturing operation make decision about the number of units to be produced for each production run, they must consider the cost related to setting up the production process and cost of holding। मतलब वही, अगर EBQ फाइंड आउट करना है तो मैनेजर को जो हमारा सेटअप कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वो EBQ आइडेंटिफाई कर पाएगा। और अगर EBQ आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हमारा वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली चीपेस्ट। बस ठीक है, इसको अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते। अच्छा, ये एक बाकी था। अच्छा, अब हम लोग MCQ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जॉब कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला वाला बताओ क्या होगा। इसमें बोला है कि डिफरेंट बिजनेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग फॉलो। अलग अलग बिजनेस जो है वो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है, अपना अपना सर्विस बेचता है। तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा हो चाहे वो सर्विस बेच रहा हो, तो क्या फॉलो करेगा, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म मेथड, डिफरेंट टेक्निक या ना डिफरेंट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। हाँ, डिफरेंट मेथड्स होगा, मेथड होगा ना, मेथड हम लोग अलग अलग यूज करेंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करेगा अगर बिजनेस अलग अलग है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तो तब फॉलो करेगा जब एक ही तरीके का चीज बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। फिर बोला इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग लाइक मार्जिनल, स्टैंडर्ड, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कंपैरेटिव्स, ऑल ऑफ द एबव। कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि मैंने करवाया नहीं है, लेकिन तुम्हें तो करवाया मार्जिनल और स्टैंडर्ड। लेकिन मार्जिनल स्टैंडर्ड क्या होता है बता देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरा जितना यूनिट भी प्रोडक्शन हो रहा था उसमें अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट भी एड ऑन हो जाए तो उस एक्स्ट्रा के लिए मुझे कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, वो मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग बताता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे ये बताता है कि हम पहले से कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं कि मार्केट में जाएंगे इतने का मटेरियल मिलेगा, लेबर को मुझे इतना देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में उससे कम या ज्यादा हुआ तो मेरा सिचुएशन फेवरेबल हुआ कि अनफेवरेबल हुआ, वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल। लेकिन यहाँ पर मुझे बोलो, तो देखो ए नहीं होगा, ये समझ में आ गया, तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा, बचा बी और सी, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या आंसर होना चाहिए, बी होना चाहिए। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, हम लोग कॉस्टिंग का अलग अलग मेथड, मतलब बेसिकली देखा जाए ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगभग देखो सेम टाइप का ही पूछा, ठीक है। तो वही मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, उसमें आंसर हुआ था डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। अब देखो यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग मतलब जिसमें हम लोग एक यूनिट का कॉस्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट मेरा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर यूनिक एंड नो टू प्रोडक्ट आर सेम। Dissimilar articles are produced as per customer specification. Homogeneous article are produced as on large scale. Product may require different raw material. हाँ, हम लोग यूनिट कॉस्टिंग तब फॉलो कर सकते हैं जब हम लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिसिमिलर ये तो पहले ही गलत हो जाता है इस लैंग्वेज की वजह से। फिर यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और यूनिक मतलब तो फिर अलग अलग हो गया, ठीक है। और ये डिफरेंट रॉ मटेरियल से बनेगा तो फिर उसका स्पेसिफिकेशन जरूरी तो नहीं है कि सेम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन सी होगा। फिर फोर्थ नंबर में देखो इन केस प्रोडक्ट produced or job undertake are diverse nature, the system of costing to be used should be। अच्छा, in case product produced or job undertake, अच्छा अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई जॉब ले रहे हैं, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए, वो अगर अलग नेचर का है, द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब या नन ऑफ द एबव। हाँ, तो अगर हम लोग कस्टमर के जो आज हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन वाइज अगर हम लोग कुछ बना के देते हैं तो हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, जॉब कॉस्ट।
अच्छा फिर देखो जॉब कॉस्टिंग इज, कहाँ बोल रहा है, एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग suitable where similar product are produced on mass scale, method of costing used for non standard and non repetitive product। क्या लगता है, डी बोल रहे हो तो सही है। देखो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग मतलब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाते प्रोडक्ट का, जैसे कस्टमर आके बोलेगा वैसे कस्टमाइज्ड होता है, ठीक है। और वो रिपीट भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रिपीट नहीं करेंगे। हाँ अगर हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन का कोई फोटो वोटो ले रखा है, किसी को दिखा दिया कि देखिए ऐसा हम लोगों ने बनाया था, आपको अगर पसंद है तो दोबारा बना देंगे, वो तो एक रेफरेंस हो गया, लेकिन उसको बना बना के फिर से बेचने का कोई नहीं होता है, जैसा बोला जाता है वैसे बनाता है। तो सिमिलर प्रोडक्ट, ये यहाँ पर तो लैंग्वेज ही गलत हो गया, सिमिलर प्रोडक्ट। और यहाँ पर बोला है सारे इंडस्ट्री पे होगा, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बोला है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो नहीं, ये ज्यादा है, ये मेथड है, टेक्निक नहीं है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा फिर उसके बाद 6 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल। जो प्रोडक्शन प्लान करते हैं वो डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि उनको ये चीज बनाने के लिए ये सारे मटेरियल चाहिए। एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर, द लिस्ट इज नोन एज। तो मटेरियल का जो लिस्ट बनता है उसका नाम क्या है, ये मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल ऑफ मेटेरियल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेटेरियल का पोर्शन यहाँ पर दे दिया है, इसको बिल ऑफ मेटेरियल बोलते हैं। तो मेटेरियल जब करोगे, जिन्होंने नहीं किया तो पता चलेगा, ठीक है, उसको बिल ऑफ मेटेरियल बोला जाता है। 7 नंबर में देखो, बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, अच्छा बैच कॉस्टिंग तो देखो हम लोग का, डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है बोलो तो, डिफरेंशियल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में था, बोलो। डिफरेंशियल कॉस्टिंग का मतलब है, दो तरीके का डिफरेंशियल कॉस्टिंग होता है। जैसे मैंने अभी बोला ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या, एक यूनिट ऐड ऑन करने से कितना, इंक्रीमेंटल डिफरेंस, और डिक्रीमेंटल मतलब मैंने कुछ ऐसा एक यूनिट एडिशन करने पे मेरा कुछ खर्चा बढ़ा या मेरा खर्चा कुछ कम हुआ, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्टिंग बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब प्रोसेस और जॉब, तो बैच कॉस्टिंग जो है वो वन टाइप ऑफ हम लोग बोल सकते हैं जॉब कॉस्टिंग है। क्यों, देखो प्रोसेस तो देखो, जॉब प्रोसेस तो सभी में हो रहा है, जॉब में भी प्रोसेस होगा, बैच में भी प्रोसेस ही होगा, लेकिन इसको जॉब कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं, फिर देखो जॉब का मतलब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर जाके ऑर्डर देता है तो वो जॉब कॉस्टिंग होता है। लेकिन जैसे कि मान लो मार्केट में जो मेडिसिन का जरूरत है, तो वो भी तो कस्टमर के डिमांड पे ही बन रहा है कि मार्केट में इस मेडिसिन का जरूरत है, लेकिन जो प्रोडक्शन कर रहा है वो पर कस्टमर के हिसाब से नहीं बना रहा है, ह्यूज कस्टमर के। हाँ तो वो बैच कॉस्टिंग भी हम लोग का वन टाइप ऑफ क्या हो जाता है, जॉब कॉस्टिंग। लेकिन वहां पर ऑर्डर देने वाले कोई एक नहीं होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो जॉब बैच कॉस्टिंग भी वन टाइप ऑफ क्या है हम लोग का, जॉब कॉस्टिंग है, लेकिन वहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब किया जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर के। अच्छा फिर 8 नंबर का देखो, इसमें क्या बोला है, बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट। अच्छा बैच कॉस्टिंग जो है वो जॉब कॉस्टिंग के साथ लगभग सिमिलर होता है, सिर्फ कौन से केस में अलग होगा, जॉब बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ ए जॉब, प्रोसेस बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, नन ऑफ द। हम पहले कॉस्ट यूनिट बता देते हैं। देखो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे होटल का जिनका बिजनेस है उनका कॉस्ट यूनिट क्या है, पर रूम पर डे, ठीक है। कहीं पर घूमने जाओगे तो होटल में रहने से क्या होता है, पर डे के हिसाब से होता है ना, 12 घंटा ऐसे होता है। और जैसे बस पे चढ़ेंगे तो पर पैसेंजर, ठीक है, पर पैसेंजर के हिसाब से। मतलब कॉस्ट यूनिट का मतलब है हम लोग जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट के बिना हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब किलो है, ग्राम है, पर पर्सन है, पर पैसेंजर है। हॉस्पिटल में होता है पर बेड होता है, ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो पर बेड के हिसाब से। मूवी देखने जाते हैं तो फिर क्या होता है, पर शो, पर टिकट ऐसे करके होता है ना, तो वो होता है कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो फिर से, बैच कॉस्टिंग सिमिलर है जॉब कॉस्टिंग के साथ एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट जॉब बिकम्स ए कॉस्ट यूनिट, बैच बिकम्स द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ ए जॉब। मतलब बेसिकली बोलना चाह रहा है कि बैच जो है वो कॉस्ट यूनिट
जो है जॉब बिकम्स कॉस्ट यूनिट, प्रोसेस बिकम्स कॉस्ट यूनिट, नन ऑफ दैट। बी, बैच जो है वो खुद क्या बन जाएगा, कॉस्ट यूनिट। बैच खुद ही क्या बन जाता है, कॉस्ट यूनिट। एक बैच में जितना प्रोडक्शन होगा उसी के हिसाब से तो हम लोग कॉस्ट यूनिट निकालते हैं। तो फिर 8 नंबर 8 का बी, ठीक है। फिर बोला है देखो, द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम, स्पेशली जो काम 1 साल से ज्यादा लग जाता है कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ब्रिज बन गया, ठीक है, रास्ता बन गया, बिल्डिंग बन गया, मॉल्स वगैरह बन रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम। तो बोल रहे दोनों में फर्क क्या है, तो बोल रहे लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट। अच्छा, और इसके बाद देखो बिग जॉब्स भी है, suitable where similar products and are produced on mass scale, method of costing used for non standard and non repetitive products। मैंने क्या दूसरा इसमें पॉइंट डाल दिया, एक सेकंड देखते हैं। तो हाँ, ये ना दूसरा पॉइंट आ गया, देखो 9 के बाद यहाँ पर ये वाला आएगा, सॉरी सॉरी, ये दूसरा आ गया। ये देखो, ये 4 पॉइंट आएगा, ठीक है, वो 2 पेज आ गया। ये 9th नंबर ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, ये वाला देखो। हाँ देखो, इसमें बोला लेंथ ऑफ द टाइम। हाँ, वही तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ये बड़ा जॉब होता है, ठीक है। एक्टिविटी जॉब ही तो है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन का काम तो एक जॉब ही है ना। कोई आके बोलेगा मुझे ऐसा बिल्डिंग बना के दे दो, तो वो तो जॉब बैच ही, जॉब कॉस्टिंग ही हो गया। फिर एक्टिविटीज टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके करना पड़ता है, फैक्ट्री में बैठ के ये काम कंप्लीट नहीं हो सकता है। ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अच्छा, 10th नंबर का देखो, बोल रहा है कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ बैच ऑफ प्रोडक्शन वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन इज मिनिमम, कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, बोथ बी एंड्स। हाँ, क्योंकि इसमें एक सेटअप और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, इससे कम और हो ही नहीं सकता। एवरेज कॉस्ट का तो वहां कोई कंसेप्ट है नहीं कि हम लोग कोई एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। हाँ, जब कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं उसे एवरेज करते हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ऐसा कोई कॉस्ट हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10th का डी, ठीक है। चलो, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करें। तो देखो, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो फर्नीचर बनाती है, ठीक है। अब 2 पर्सन आके ऑर्डर दे दिए, मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। तो इन्होंने मान लो ऑर्डर दिया है एक किंग साइज बेड का, ठीक है। बेड का इस तरीके से साइज डिसाइड होता है, एक हो गया मान लो क्वीन साइज बेड, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो इनका ऑर्डर पहले आया, इसको नाम दे दिया जाएगा जॉब 1, और इसको क्या नाम देना पड़ेगा, जॉब 2। तो जैसे जैसे जॉब आता है हमें इसको जॉब का नंबर असाइन करना पड़ता है। अब जैसा असाइन करना चाहे कर सकते हैं, 1 2 3 जितने नंबर पे आएगा, क्योंकि जॉब असाइन नहीं करने से जब हम लोग हैंड ओवर करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस कस्टमर का था, ठीक है। जैसे हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन नॉर्मली स्कूल कॉलेज में कैसे होता है, रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, क्योंकि सब नाम भी तो सिमिलर हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जॉब में भी नंबर असाइन करना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एबीसी लिमिटेड, ये ऑर्डर लेने के बाद इनका सबसे पहला टास्क क्या होगा कि ये बताना कि ये जो बेड ये बना के देंगे इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तभी तो ये लोग आके ऑर्डर देंगे और पूछेंगे भी ना कि कितना लगेगा। तो इनको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट, फिर उस पे क्या लगाना पड़ेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट, तब जाके वो सेलिंग प्राइस बता सकेंगे। मतलब इस चैप्टर में भी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली वही कॉस्ट शीट ही बनाना है, ठीक है। जॉब कॉस्ट में मुझे कॉस्ट शीट ही बनाना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसमें प्रॉफिट जो है वो ऐड ऑन कर देना है। तो हम लोग को प्रिपेयर क्या करना है, जैसे बैच कॉस्टिंग किए, जैसे यूनिट कॉस्टिंग किए, सेम तरीके से ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जॉब कॉस्टिंग का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग, it is a form of costing
which applies to a job undertaken according to customer requirement and specification. तो ये ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जॉब जब किसी कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं तो उसे जॉब बोलते हैं और वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना के देते हैं। अगर प्रोडक्ट है तो वैसे, सर्विस है तो वैसे। जॉब में क्या असाइन किया जाएगा, ए जॉब नंबर, हमेशा एक जॉब नंबर असाइन करना जरूरी होता है, या फिर जॉब नेम, अगर नंबर नहीं देना चाहे तो पर्टिकुलर कोई नाम दे सकते हैं, टू एसर्टेन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। तो जब भी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम लोग जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसके ऊपर पर्टिकुलर उस जॉब का कोई नंबर या नाम जरूर होना चाहिए कि इस नंबर का जॉब का इतना खर्चा आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जॉब कॉस्टिंग सिस्टम accumulate cost separately for each product or service based on the job undertaken। तो हम लोग कोई भी जॉब क्यों ना ले, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट बेचने का हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने का हो, हमें सारे कॉस्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करके दिखाना है हर एक जॉब के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन का काम, अगर हम लोग घर पे इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहे, वो भी जॉब कॉस्टिंग होता है, कस्टमर के हिसाब से बनाया जाता है। प्रिंटिंग, जैसे अगर हम लोग कुछ प्रिंट जेरोक्स भी करवाने जाते हो तो देखोगे वो भी जॉब कॉस्टिंग होता है। जैसा हम लोग बोलेंगे ये जेरोक्स करके दे दीजिए, वैसे करके दे देगा वो लोग, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बनाता है, क्योंकि कोई भी जेरोक्स थोड़ी ना हमें चलेगा। सेम प्रिंटिंग के लिए भी होता है। कंस्ट्रक्शन का काम, किसको कैसा घर चाहिए, कैसा बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, वो भी जॉब कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, बस ये 3 एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, इसके बाद जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीड्यूर क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही जॉब आया हमें उस पे नंबर असाइन करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सिंस जॉब कॉस्टिंग accumulates cost by specific job, a number must be assigned to each job so that it can be identified। सबसे पहला टास्क यही होना चाहिए कि हम लोग जॉब ऑर्डर नंबर उस पे असाइन कर देंगे ताकि हम लोग हर एक जॉब को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद सेकंड होता है प्रोडक्शन ऑर्डर, के बाद लिखना है प्रोडक्शन ऑर्डर। हम लोगों ने ऑर्डर तो ले लिया, प्रोडक्शन का काम कौन करता है, फैक्ट्री में जो वर्कर रहते हैं वो करते हैं, तो हमें उनको प्रोडक्शन ऑर्डर देना है, बता देना है कि क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरीके से बनेगा, क्या चाहिए कस्टमर को। तो इट इज अ रिटन ऑर्डर।
रिटन में होना चाहिए, ओरली नहीं, ताकि कुछ भी गलती ना हो। 2 4 men to produce a job. It gives the foreman instruction relating to the job and also authorized him to start the work. जब तक ऑर्डर नहीं आता है ना, जो फोरमैन है वो काम स्टार्ट नहीं करता है, उसको रिटर्न ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में इतना सारा ऑर्डर आता है, तो किसी का स्पेसिफिकेशन के साथ किसी का स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया, कुछ हो गया, फिर वो तो लेगा नहीं, ऑर्डर का सामान है, ठीक है। तो इसीलिए जब तक रिटर्न नहीं आएगा तब तक फोरमैन अपना प्रोडक्शन का काम स्टार्ट नहीं करेगा। और थर्ड नंबर में लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट। उसके बाद कॉस्ट शीट बनेगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रहते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। फोरमैन का काम हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अब कॉस्ट शीट बनेगा कि कितने में प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। कॉस्ट फॉर ईच जॉब, जितने भी जॉब ऑर्डर इन्होंने लिए हैं, आर एक्यूमुलेटेड ऑन जॉब कॉस्ट शीट्स। तो हर एक के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बन जाएगा। और जॉब कॉस्टिंग को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ये यहाँ पर हो गया, प्रोसीड्यूर खत्म हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा देते, कभी कभी हमें पूछ लेता है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज, दो तरीके से इसे क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग, जो फैक्ट्री के अंदर ही काम कर सकते हैं हम लोग, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो फैक्ट्री के अंदर करना पॉसिबल नहीं है। इसको करना है हमें तो फिर उस साइट में जाके करना पड़ेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला काम, ठीक है। और एक होता है फैक्ट्री के अंदर ही, जैसे कुछ प्रोडक्ट, कुछ स्पेसिफिक सर्विस वगैरह हो गया, वो हो सकता है। और एक पॉइंट इसमें होता है कि जॉब कॉस्टिंग जो है ना, चाहे वो फैक्ट्री ओरिएंटेड हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, जॉब कॉस्टिंग इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस and need careful planning and strict control। ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट थोड़ा खराब बन गया, दूसरा अच्छा बना लेंगे, बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर के हिसाब से बनना चाहिए, तो हर एक प्रोडक्शन का प्लानिंग और उस पर कंट्रोलिंग काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर कस्टमर दोबारा कभी ऑर्डर देगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जॉब कॉस्टिंग जो है वो कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक खराब हुआ उसके बाद और एक बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी बनाना है एक ही बार में करना है और अच्छा करना है। तो हो गया ये इंट्रोडक्शन जॉब कॉस्टिंग का। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले इलास्ट्रेशन दो ही है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला है काफी बड़ा लेकिन आसान। देखो इसमें क्या बोला है, इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड। अच्छा, एक फैक्ट्री में जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट from the WIP as on 30th September was prepared as under। तो इनका ये जो बना हुआ है ना, ये WIP बना हुआ है। WIP का मतलब क्या होता है, वर्क इन, हाँ, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब प्रोडक्शन का काम क्या है, फिनिश गुड्स बना है कि नहीं बना है, अभी तक नहीं बना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो जॉब कितना सारा इनका था। देखो जॉब नंबर मिल गया हमें, जॉब नंबर देना चाहिए या जॉब नेम, तो नॉर्मली क्वेश्चन में हम लोग को जॉब नंबर ही मिलेगा।
अच्छा, अब बोल रहा है कि मेटेरियल का कितना कितना खर्चा हुआ है, यहाँ टोटल कर दिया है ये सबका। ये है आवर्स, ठीक है, लेबर का, ये लेबर का कॉस्ट रुपीज में दिया हुआ है, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, ये टोटल करके दिया हुआ है। तो ये कब तक का खर्चा दिया हुआ है, 30 सितंबर, ठीक है। मेटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, अब अक्टूबर में कितना कितना मेटेरियल यूज हुआ था, तो देखो जॉब नंबर 118118 मतलब ये वाला जॉब का डिटेल्स है, और 120 और 121, जो कि यहाँ पर 121 तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें अक्टूबर में देखो ये क्या है, मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि मेटेरियल का रिक्वेस्ट भेजा गया था स्टोर में कि मेटेरियल भेज दो, तो ये रिक्वेस्ट नंबर होता है, नंबर लिखना पड़ता है कि MRN नंबर, ठीक है, कितना है, 154 है, जिसमें रिक्वेस्ट डाला गया था कि 118 नंबर जॉब के लिए इतने रुपए का मेटेरियल भेजो, वो उसका डिटेल्स इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, टेबल यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, तो ये टेबल में क्या दिया हुआ है कि कब कौन से जॉब के लिए कितना मटेरियल का रिक्वेस्ट भेजा गया था, ये अक्टूबर के मंथ में भेजा गया था। फिर बोला है समरी ऑफ लेबर आवर्स, जो कि अक्टूबर में अप्लाई हुआ है, तो देखो ये जॉब नंबर के लिए कितने आवर्स। अच्छा, अब सारे जॉब देखो लेबर के रेस्पेक्ट में दो जगह पे परफॉर्म होता है, शॉप ए और शॉप बी। तो शॉप का मतलब बेसिकली यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरह सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना कितना टाइम लगा है, ये बता दिया ये जॉब के लिए। ये जॉब का जीरो इसीलिए दिख रहा है, इसका मतलब ये जॉब शॉप बी में परफॉर्म होता नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि इनडायरेक्ट लेबर, यहाँ पर वेटिंग ऑफ मेटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो मेटेरियल के लिए वेट कर रहा था शॉप ए में 20 आवर्स और शॉप बी में 10 आवर्स, ठीक है। फिर मशीन ब्रेक डाउन हुआ है इतने इतने घंटे, आइडल टाइम बीता है इतना इतना घंटा, ओवर टाइम जो है इतना इतना लगा है, करके टोटल कर दिया। फिर बोल रहा है a shop credit slip was issued in October, that material issued under requisition number 54 was returned back to store as being not suitable, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक क्रेडिट स्लिप जो है वो भेजा गया था अक्टूबर, जिसमें ये बोला गया कि जो मटेरियल इशू किया गया था 54 नंबर रिक्वेस्ट पे, मतलब ये वाला क्या हो गया है, रिटर्न, क्योंकि ये सूटेबल नहीं लगा, मतलब ये मटेरियल इस जॉब में यूज नहीं, इसका मतलब, ठीक है, ये मटेरियल इस जॉब में यूज नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा, ए मेटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर, अब एक ट्रांसफर नोट दिया गया जिसमें ये इंडिकेशन था दैट मेटेरियल इशूड अंडर रिक्वेस्ट नंबर 55 फॉर जॉब 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124, मतलब जो मेटेरियल जो है वो जाना चाहिए था 118 में, 118 वाले को वो नहीं लगा जॉब को, वो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने 124 को, मतलब ये जॉब नंबर रिक्वेस्ट नंबर 55 का इंसिडेंट है, ठीक है। देखो हाँ, 55 का देखो 1118 के लिए बना था, उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये वाला भी यूज इस जॉब में नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, अब बोल रहा है कि द आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर 3 पर आवर, मतलब शॉप ए में जो लेबर काम करते हैं उनको कितना करके पेमेंट मिलता है, 1 आवर के लिए 3 रुपीज, और शॉप बी में जो काम करते हैं उनको 1 आवर के लिए 2 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, बोला है कि सितंबर में जैसे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ था वैसे ही करना है। कौन कौन सा जॉब कंप्लीट हो गया है, 115 118 और 120, ये तीनों जॉब जो है अक्टूबर में आके कंप्लीट हो गया। हम लोग को प्रिपेयर करने क्या बोला है, कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ऑफ कंप्लीटेड जॉब, मतलब ये सारे जॉब का मतलब 115 118 और 120 ये कंप्लीट है, इसके पहले वाले पैरा में बोला। अब बोला कि जो कंप्लीटेड जॉब है उसका हमें बनाना है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट, इसमें अगर हम लोग फैक्ट्री का खर्चा लगाएंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमें निकालना है।
और ये सारे जॉब का निकलेगा क्योंकि यही कंप्लीटेड है. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट ए 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड एंड इनवॉइस. अच्छा, तो इनका एक प्रैक्टिस है कि ये लोग फैक्ट्री कॉस्ट पे 10% क्या लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग. मतलब फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आएगा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट फिर हमें करना पड़ेगा. जो खर्चा हमें क्या बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड बताएगा. ये क्वेश्चन खुद बता रहा है. एंड इनवॉइस, इनवॉइस मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है. द जॉब टू द कस्टमर ऑन ए टोटल कॉस्ट, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा आखिर में. और तो कुछ बोला नहीं है, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट लगाना है, 20%. तो इस पे 20% प्रॉफिट लगाएंगे तो हमारे पास इनवॉइस वैल्यू निकल के आ जाएगा. इनवॉइस ही निकालने बोला है 3 जॉब का जो कि कंप्लीटेड. एसी बढ़ा दे, ठंडा लगे. तो नहीं होगी. पंखा बंद कर दे, नहीं बंद. पंखा बंद कर. नहीं नहीं, मुझे नहीं, घर तो ठंडा हो गया वैसे. अब थोड़ा कम लगेगा, पंखा चल रहा है ना. अच्छा, अब देखो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. तो बेसिकली कॉस्ट शीट ही बनाना है और कुछ नहीं. ठीक है, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करते हैं. अच्छा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसके बाद इनवॉइस भी निकालेंगे. ठीक है, तो 3 जॉब का होगा. जॉब, यहाँ पर लिखेंगे मंथ, कौन से मंथ में कितना खर्चा हुआ, इस तरीके से कॉलम बनना चाहिए. खर्चा क्या क्या है, मेटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड. यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट लिख लेते, फिर आगे जाके ऐड कर लेंगे. ठीक है, ऐसे करके लिख लिया है मैंने. ऐसे साइड बाय साइड तुम लोग नीचे नीचे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में होगा ना, एक सितंबर और एक अक्टूबर, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहला जॉब हम लोग का कितना होगा, नंबर जो 3 कंप्लीटेड है, पहला कितना हो जाएगा, 115. तो ये देखो हम इसमें लिख लेते हैं 115. अच्छा, पहले सितंबर मंथ का लिखेंगे खर्चा, फिर उसके बाद अक्टूबर का लिखेंगे. सेम तरीके से दूसरा जॉब नंबर 118. प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते, मैंने इसे साइड बाय साइड किया, तुम लोग चाहो तो नीचे नीचे लिख के भी कर सकते. अक्टूबर. अच्छा, उसके बाद और एक जॉब रहेगा 120, इसका भी सितंबर और अक्टूबर. अच्छा, अब एक एक करके हम लोग खर्चा लिखेंगे. सबसे पहले मेटेरियल का लिखेंगे. देखो मेटेरियल का खर्चा कितना था सितंबर में, हाँ पहले सितंबर में देखना पड़ेगा. 1325, 118 लिखा है ना हम लोगों ने पहले कि 115. अच्छा 115 लिखा है. अच्छा ठीक है, तो वो लिखो जितने. 1325, 1325 और 810 सितंबर का. और इसके बाद 765 ये वाला. जैसे जैसे बोला है बस देख के लिखना है. अच्छा, लेबर का 800, 500, 475. 800, 800, 500, 475. अच्छा,
इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 640, 400, 380, 640, 400 और 380। अच्छा, अब अक्टूबर वाला हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अक्टूबर वाला में वो जॉब नंबर 118 का बहुत सारा कैलकुलेशन बोला था ना कि इतना रिटर्न हो गया, इतना रह गया, तो उसका एडजस्टमेंट करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट बना लेते, उसमें समझ में आ जाएगा। इतना जगह में हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर लिखते थोड़ा सा नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे झमेला था वो पहले वाले 118 वाला। ठीक है, तो 118 का क्या कंडीशन था, उस पे 3 मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर पे 3 जगह पे प्रॉब्लम था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आने से पता चलेगा। एक तो हम लोग का अक्टूबर में जो इशू, हाँ 54 नंबर वाला, और एक 55 नंबर। तो 54 और 54 नंबर वाला क्या हो गया था, रिटर्न, रिटर्न हो गया था। तो इसके नीचे लिख देते समझने के लिए, ये रिटर्न हो गया। अच्छा, और 54, अब इसका और क्या क्या है, 55 नंबर ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। और इसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, और 56 नंबर ऊपर है। हाँ 56 नंबर ये यूज हुआ है, इसका मतलब 56 नंबर यूज हुआ है। ठीक है, बाकी ये दोनों यूज नहीं हुआ है। और जॉब नंबर 118 का हो गया, और 115 का तो कुछ इश्यूज था ही नहीं। ठीक है, 115 का कोई इश्यूज नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, और एक कितना था, 120, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो 120 का कितना था हम लोग का, 665 मेटेरियल, ये अक्टूबर का हो गया 665। और इसका कितना था वो भी लिख लेते, 115 का। नीचे दिया नहीं, ये तो लेबर का है, वो नहीं दिया। ठीक है, तो उसमें यूज हुआ नहीं है, अक्टूबर में मटेरियल का जरूरत नहीं पड़ा, सितंबर में मटेरियल का जरूरत पड़ा, इस पे जरूरत हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें कितना लिखेंगे, ये यूज वाला वैल्यू लिख लेते, 56 वाला, हाँ 515। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फिर कितना लिखना पड़ेगा, सिर्फ 515, 118 में लिखेंगे, 115 में कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कितना आया, 515, और 120 का 665, हाँ 665, 665 ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद लेबर, लेबर का देखना पड़ेगा अक्टूबर में। मैं 115 के लिए स्टॉक ए में 25 आवर और स्टॉक बी में 25 आवर, और उस पे इंटू 2 रुपीज और 3 रुपीज। हाँ, तो इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, तो 115 इसका शॉप ए और शॉप बी ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 25 और 25 दोनों में ही, तो 25, 25 पहले वाले का 3 था कि 2 था, अच्छा 3, तो इंटू 3 इंटू 2, तो ये 75 और ये हो जाएगा 50, टोटल करेंगे 125, 115 का। उसके बाद 118 का, शॉप ए शॉप बी, 118, 90 और 30, 19 टू 3, 13 टू 2, 270 रुपीज, और ये 60 रुपीज, मतलब 330 इतना आ रहा है, 330। अच्छा, और एक कितना नंबर था, 120, 120 का भी शॉप ए शॉप बी। अच्छा,
120 का है 75 और 10, 75 और 10, 75 इंटू 3, 10 इंटू 2, मतलब ये 20 और 25 दिन कितना 125, 225, तो ये हो गया 245। अब ये वाला हम लोग को वहां पर लिख देना 125, 330, 125, 330 और 240, 245। अच्छा, अब फैक्ट्री ओवरहेड देखना है। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे अप्लाई करना है हमें क्वेश्चन में बताया। 10% ऑन द इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट ए 10% नहीं फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ कहाँ पर बोला था, यही तो बोला था। हाँ ये रहा, सेम वैसे ही अप्लाई करना है जैसे सितंबर में किया था। तो चलो देखते हैं सितंबर में कैसे अप्लाई किया था। ये वाला, ये देखो ओवरहेड ये कैसे आया होगा। तो देखो नॉर्मली कुछ नहीं बोलने से हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए पता है, लेबर के बेसिस पे होगा। क्योंकि देखो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, लेबर आवर, क्योंकि ओवरहेड में क्या होता है, क्या क्या बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं, लेबर आवर, लेबर का वेजेस, ठीक है। तो देखो कि कैसे कैलकुलेट करने से ये आ सकता है। देखो यहाँ पर अगर 80 करोगे कितना आएगा, आ रहा है ना 80%, ठीक है। अब ये 80% कैसे हम बताते हैं कि इसमें सब में करेंगे आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा वही हमें देखना है कि कौन से बेसिस पे होगा। तो क्वेश्चन अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हमें ऑलवेज एज्यूम करना है कि डायरेक्ट, हाँ उस पे, ठीक है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो एज्यूम करना है, हम लिखवा देते हैं। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, अक्टूबर का फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो इसमें लिखेंगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हमें बोला नहीं, सिर्फ बोला है कि देख लो जैसे सितंबर में हुआ है, लेकिन ऐसे देख के तो पता नहीं चल रहा है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोलता है, देन फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट पे होना चाहिए, वो कॉस्ट पे है, आवर पे करने से नहीं होगा, 80% नहीं आएगा, सब में सेम आना चाहिए तब जाके होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा किस पे लेंगे, लेबर कॉस्ट पे। तो मतलब बेसिस क्या हो गया, लेबर कॉस्ट। तो मतलब मुझे अगर निकालना है कि ओवरहेड रिकवरी रेट, तो हम कैसे निकालेंगे, हमेशा ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने का रूल्स क्या होता है, लास्ट क्लास में भी हम लोग कर रहे थे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी बेसिस लेना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट इंटू 100 कर सकते हैं अगर हम लोग परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सितंबर का ये चेक करें तो सितंबर में ओवरहेड कितना था, टोटल 1420 टोटल ओवरहेड, और टोटल लेबर कॉस्ट कितना हुआ था, ये देखो 1775 इंटू 100, देखो कितना 80% आना चाहिए। 80%, ठीक है। तो ये 80% हो गया, और 80% सही हुआ है उसका प्रूफ क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर तुम लोग सब पे 80% लगा के देखोगे तो तुम लोग को वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने चेक किया था ना कि अगर हम लोग 80% करके अप्लाई करते हैं, ये देखो 80 का 80% 640, 80 का 500 400, 80 का 475 380। तो कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज फॉलो करेंगे कि लेबर कॉस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से हम लोग इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर 80% हमें लगाना पड़ेगा किस पे, लेबर कॉस्ट पे। तो 125 पे 80% लगाएंगे, देखो कितना आता है 100, ठीक है। इसका वर्किंग भी चाहो तो कर सकते हो, 330 पे 80% लगाओ। अच्छा, और 245 पे 80% लगाओ, 3 हाँ 196 हो गया। अब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट को टोटल करेंगे। अब ये सितंबर का फैक्ट्री कॉस्ट टोटल करो, मतलब 1325 प्लस 800 प्लस 640, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये सबको टोटल कर देंगे ना तभी आएगा फैक्ट्री कॉस्ट।
कितना है? अच्छा 2765 और ये 225। अच्छा अब इधर वाला 1710 और ये 1109। अच्छा अब इधर 760 1620 1106। ठीक है। अच्छा अब हम लोग ऐसे भी टोटल करेंगे ये 1325। ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन मेटेरियल का टोटल। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 925, यहाँ पर हो गया 740 और इसका भी टोटल करेंगे 290। अच्छा इसका टोटल करने पे 1025 830 664। अच्छा फिर यहाँ पर मैम वो 8105151025 नहीं होगा तो 1325 होगा। 1325 কোনটা বলুন তো? এইটা। আচ্ছা हेलो। এইটা না, এইটা বলছো না? हाँ 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 हाँ। हाँ 1325 ठीक है 1325 होगा। अच्छा ये सब ठीक है, तो एक बार देख लो 6642819। अच्छा ये वाला 720 576 और ये वाला 62726। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। पहला ये निकल गया। अब हम लोग को ना फैक्ट्री कॉस्ट निकालने नहीं बोला था, हम लोग को क्या बोला था इनवॉइस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया, अब इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस यहाँ पर हम हेडिंग कर देते हैं ये इस तरीके से, इनवॉइस प्राइस ऑफ 3 जॉब्स। ठीक है, तो 115 जॉब नंबर 118 और 120। तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, तो फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या लिखेंगे बोलो तो, कौन कौन सा डेटा लिखना चाहिए? यहाँ जो हम लोगों ने टेबल बनाया इसमें से कौन सा डेटा लिखेंगे? हाँ 2990 2819 और 2726 वो लिख लेते। 2990 2819 और 2726 फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अब इस पे सबसे पहले लगाना पड़ेगा 10% फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और क्या बोला था ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगेगा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो 2990 का 10% 299 होगा, 2819 का 10% 281.9 होगा और 272.6 होगा। अच्छा अब ये टोटल करने पे हमारे पास क्या आएगा टोटल कॉस्ट, और तो कोई कॉस्ट है नहीं, तो टोटल कॉस्ट 9181328 पहला वाला शायद देख लो। अच्छा उसके बाद वाला 3100। अच्छा इसके बाद वाला 899 अब इस पे लगा देंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या बोला था? प्रॉफिट बोला था हम लोग को शायद कॉस्ट पे ही बोला था, चेंज भी नहीं कर। हाँ तो लगाओ 20% बोला है कॉस्ट पे, तो डायरेक्ट इस पे लग जाएगा क्योंकि कॉस्ट ही हम लोग के पास है। तो 38 इसका कितना होगा 3289 का 20% 657.880। और 20% और एक बार 72 और ये टोटल करने से आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो हम पीछे करते हैं, मतलब यहाँ जगह नहीं, इनवॉइस प्राइस।
पहला वाला कितना है? 3946। हम्म 08 3598.32। हाँ 115। अच्छा ठीक है, छोड़ो, लिखने का जरूरत नहीं, वो उधर से ट्रांसफर किया हमने तो ये हो गया। बस यही करने बोला था। क्वेश्चन इतना बड़ा है देखने में, लेकिन उतना भी कुछ टफ है नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 1। पहले 2 वाला कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303। तो ये कॉस्ट शीट उन्होंने दिया है जॉब नंबर 303 के लिए, और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने बोला है। मेटेरियल बता दिया है, डायरेक्ट वेजेस बता दिया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस बता दिया है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस फॉर कॉस्ट बोल के ये दिखा दिया है परसेंटेज, ठीक है। अच्छा फिर, लेकिन सेलिंग प्राइस निकाला नहीं है, हम लोग को डिसाइड करना है, वो तो प्रॉफिट लगाने पे पता चलता है। अब देखो क्या बोला है, यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। करेंट फाइनेंशियल ईयर का मेटेरियल यूज और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज। फिर सेल्स लेस रिटर्न, मतलब नेट सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ट्रेडिंग बनता है वैसे ही बनाया है। स्पेशल स्टोर आइटम, ये डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस होता है। फिर ओवरहेड में दिया हुआ है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कर दिया। वर्क्स कॉस्ट कैसे आया होगा, ये प्लस ये वाला वैल्यू, ये देखो ये और मेटेरियल, ये सब ऐड करके प्राइम कॉस्ट आया होगा। पहले मैंने 50 30 और 40, मतलब 1,84,000 ये मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर उसमें 16,000 ऐड करके ये मेरा आ गया है वर्क्स कॉस्ट, ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला होगा, इससे लेस करके 2,50,000 से ये खर्चा लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन हो गया है, और इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है तो यहाँ पर दिखा दिया नेट प्रॉफिट, जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट्स में करते वैसे ही बना दिया। अच्छा, अब करने क्या बोला है देखो, बोल रहे इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि एक चीज नोट करने वाला है कि डिपार्टमेंट तो 3 अलग अलग है, लेकिन सभी का आवरली वेज रेट बराबर है। कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पर देखो, 8 आवर्स पे भी इतना पेमेंट हुआ, 6 आवर्स पे भी इतना पेमेंट हो रहा है, और 4 आवर्स पे भी इतने रुपीस पर आवर्स करके पेमेंट हो रहा है, और इसीलिए इन्होंने टोटल 18 आवर्स पे इतना पेमेंट करके दिखा दिया। क्योंकि 6 + 4 + 8 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 × 2.5, या फिर इंडिविजुअली करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। फिर यहाँ पर बोला है प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। हम लोग को बोला है कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट बना के तो कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस। बोल रहा है कि जॉब कॉस्ट शीट बनाओ और ऊपर से इसको हमें क्या करना है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो फिगर है इसके बेसिस पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बोला है कि 20% सेलिंग प्राइस के लिए लगाना है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हम लोग एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं, तो सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कॉस्ट शीट बनेगा उसमें ये लगा देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और उसको बनाने के लिए ये फॉलो करने बोला है, ठीक है। अच्छा, तब ये हमें बनाने क्यों बोला है, क्या ये सही बना हुआ नहीं है? सही बना हुआ नहीं है, कहां पर बोलो तो यहाँ पर। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस इन्होंने ऐड कर दिया है, तो देखो डायरेक्ट तो सारा इन्होंने दिखा दिया है खुद ही, यहाँ तक तो प्राइम कॉस्ट है, तो ओवरहेड का खर्चा तो किसी बेसिस पे होना चाहिए ना। ऐसे हम लोग, ये इन्होंने किस पे किया है बोलो तो 120 पे कर दिया है, 33। तो ये लॉजिकल नहीं है, प्राइम कॉस्ट पे कभी ओवरहेड अप्लाई नहीं होता है। ओवरहेड कैसे होगा, या तो डायरेक्ट लेबर पे बोल देगा, डायरेक्ट लेबर, या फिर वेजेस, या फिर मेटेरियल, या फिर प्राइम कॉस्ट, इस तरीके से प्राइम कॉस्ट बोल रहे हैं। और क्या क्या बेसिस था ना, वो सारे बेसिस, हाँ, तो ये सब पे होना चाहिए। मशीन आवर और एक होता है लेबर आवर, तो जैसा काम होगा, लेकिन इस तरीके से प्राइम कॉस्ट पे हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट गलत है, इसको हमें रेक्टिफाई करना है, इसीलिए हमें फिर से ये बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज कि हम लोग क्या खर्चा लगा सकते हैं, ओवरहेड का खर्चा क्या है, उसके लिए बोला है कि इस पीएल का हेल्प लो। तो मेटेरियल तो ओवरहेड नहीं है, ये क्या है, डायरेक्ट। ये भी क्या है, डायरेक्ट। ये भी क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ओवरहेड में हमें ये एक ही दिख रहा है जिसका कोई नाम नहीं है। नॉर्मली 3 ओवरहेड होता है, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब कुछ नहीं बोलेगा तो वर्क्स कॉस्ट से पता चल रही है कौन सा ओवर, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड जो यहाँ पर अभी अभी मैंने सिखाया कि फैक्ट्री ओवरहेड अगर कुछ नहीं बोलेगा तो किस पे लगाना है, आवर लिखा कि कॉस्ट, देखो कॉस्ट, कॉस्ट पे ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो लेबर कॉस्ट पे लगाएंगे। तो लेबर कॉस्ट कितना है ये वाले के लिए, ठीक है, और इसके लिए, और इसके लिए ये वाला। ठीक है, तो हम लोग इस पे लेबर कॉस्ट को अप्लाई कर, मतलब उस प्रोसेस में जैसे अभी अभी किया, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट करके हम लोग निकाल लेंगे कितना परसेंट करके हो रहा है। सबसे पहले ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा पेज रख देते हैं मेन क्वेश्चन को करने के लिए। मेन क्वेश्चन में तो हमें बना के क्या देना है, वही टोटल कॉस्ट शीट बना के देना है। तो कितना पेज रखें, अच्छा पहले यहाँ वर्किंग नोट बना देते हैं, बन जाएगा, उसके बाद पीछे बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही कि हम लोग नोट दे देंगे जब एग्जाम में भी करेंगे कि क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है, देन फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। ये लिख देना है क्योंकि हम लोग इस एजम्पशन पे करेंगे। अच्छा, अब डिपार्टमेंट वाइज निकलेगा क्योंकि 3 डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड। डिपार्टमेंट एक्स, इनका कितना था देखो, 5000, क्योंकि टोटल ओवरहेड 5000 और वेजेस है 10,000। तो 5000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो ये कितना 50% होगा, क्योंकि 10,000 का 5,000 अप्लाई करना है। अगर 10,000 ओवरहेड है, 5,000 अगर ओवरहेड है तो 10,000 लेबर है, तो 50%। फिर डिपार्टमेंट वाई, 9,000 बाई 12,000, ये कितना होगा देखो, अच्छा 75%। डिपार्टमेंट जेड, 2 और 8, 2,000 बाई 8,000, 25%। ठीक है, अब हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका भी हम लोग फिर निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हम लोग जब ओवरहेड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या है, लेबर कॉस्ट, ऑफ क्या है, लेबर कॉस्ट, ऑफ क्या है, लेबर कॉस्ट। तो फिर हम लोग जब यहाँ इस कॉस्ट शीट के लिए बनाएंगे तो उसमें हमारा लेबर कॉस्ट कितना आ जाएगा, तब हम लोग इस पे अगर लेबर कॉस्ट निकालें, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, तो लेबर कॉस्ट के ऊपर लगाना है। तो लेबर कॉस्ट हम लोग का कितना है, 8 इंटू 2.50, उस पे कितना, और 50% लगाएंगे, 10 रुपीज। ठीक है, जो हमें कॉस्ट शीट बनाने बोला है उसका इस तरीके से निकल जाएगा। फिर लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो 6 आवर्स 2.50 करके, और ये वाले डिपार्टमेंट के ऊपर 75% एप्लीकेबल है, और इसके ऊपर 25% एप्लीकेबल। तो देखो कितना कितना होता है, 4 आवर्स, ये 10 रुपया हो रहा है, 10 रुपए का 25%, मतलब 2.5। और ये कितना आ रहा है देखो, 11.25, ये बीच वाला, हाँ अच्छा 11.25। ठीक है, तो मेन चीज तो हमें पता चल गया। अब हम लोग आराम से इसका कॉस्ट शीट जो है बना सकते हैं। ठीक है, यही तो वर्किंग मोड में चाहिए था। अच्छा, अब हम लोग इसका कॉस्ट शीट बनाएंगे, जॉब कॉस्ट शीट बोल के।
ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब था शायद। हाँ, जॉब नंबर 303। तो जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तुम लोग लिख भी नहीं सकते। अच्छा, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, दो कॉलम कर लेता है चाहिए तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का 70 रुपीज। अच्छा, इसको हम आउटर में ही लिख देते हैं, सिंगल है ये। डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो इसको हमें एक साथ नहीं लिखना है, इसको हम लोग डिपार्टमेंट वाइज ही अलग अलग दिखाएंगे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड। तो ₹2.50 इंटू 8 आवर्स, ₹2.50 इंटू 6 आवर्स, ₹2.50 इंटू 4 आवर्स। इसको अलग इसीलिए दिखा रहे क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लगाने वाले, तो इसको अलग अलग दिखाना जरूरी है, जो हम लोग वर्किंग पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हो गया 20, और ये आया था शायद 15 रुपीज, और ये आया था 10 रुपीज, ठीक है। ऐड करने से उतना ही आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, 45 वही आना चाहिए। 45 हो गया। फिर यहाँ पर चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंसेस है 5 रुपीज। टोटल करने से 120 आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद ओवरहेड। ओवरहेड में वर्किंग नोट से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। वर्किंग नोट नंबर 1 कर देते हैं, इसको मैंने लिखना है 10, 11.25 और 2.50। तो डिपार्टमेंट वाइज लिख देंगे, डिपार्टमेंट एक्स वाइज है। ओवरहेड यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अगर हम लोग वहां नहीं करते तो फिर यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, और जो वैल्यू निकला उसको लिख देते हैं इनर वाले कॉलम में, फिर ऐड कर देंगे। अच्छा, पहला वाला 20%, मतलब पहला शायद 10 रुपीज आया था, ठीक है। उसके बाद वाला 11.25 और 2.5, 11.25 और 2.5। तो ये यहाँ भी कर सकते हो, चाहो तो वर्किंग नोट से वो परसेंटेज लेके इस जगह पे भी इसको लिख के कर सकते हो। तो ये हो गया 10, अच्छा 23.75 वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं इसे, या फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये ऐड होने से हो जाएगा 143.75। अच्छा, अब और एक खर्चा भी हमें देना है। देखो, यहाँ पर भले ही नहीं बोला है, हमें तो बोला है ना कॉस्ट शीट को ठीक से रेडी करके दो प्रीवियस डेटा देख के। तो देखो, हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस, अब इसको कैसे समझेंगे, ये कितना था। अब देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली किस पे होता है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो देखो वर्क्स कॉस्ट पे होता है, ठीक है। ये देखो, सेलिंग भी होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, जब कुछ नहीं बोलेगा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट पे। तो देखो, ये 2 लाख का कितना परसेंट हो रहा है, फिर 10%, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस। बाकी तो कुछ खर्चा है नहीं कि हम लोग ऐड कर ले, इसीलिए इसी को सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, हम यहीं पर करके दिखा देते हैं, ठीक है। प्रीवियस वाले ईयर में कुछ ऐसा था, मतलब हम लोग इसको एज्यूम कर रहे 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स कॉस्ट ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्क्स कॉस्ट हम लोग का 2 लाख आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, सेलिंग एक्सपेंस बाई वर्क्स कॉस्ट, तो 10% ऑफ क्या हो गया, वर्क्स कॉस्ट। तो सेम चीज इस पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग का अभी वर्क्स कॉस्ट आया 23.75। तो 23.75 के ऊपर 10%, ओ हाँ 143.75, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे, कॉस्ट लेंगे, 143.75 के ऊपर 10%। हाँ,
0.375 आ रहा है तो 38 कर सकते, तो टोटल करने पे आ जाएगा टोटल कॉस्ट। $158.13 और प्रॉफिट भी बोला था इस पे ऐड करने के लिए। तो देखो जॉब कॉस्ट शीट बन रहा है, हम लोगों ने 0.2 भी अप्लाई कर लिया। अब 20% ऑफ टोटल कॉस्ट है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20% ऑफ टोटल कॉस्ट बोला है, तो इसका 20%, 158.13 का 20%, मतलब 6 और ये हो गया 7981, 189.76, ये हम लोग का बन गया सेलिंग प्राइस। और एक क्वेश्चन है, काफी छोटा है ये वाला क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1, इलास्ट्रेशन 1, ये वाला क्वेश्चन इतना सही है। एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोग को बोला था। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए वर्क ऑर्डर इज 1 लाख। एक मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कोई वर्क ऑर्डर पे, उसका खर्चा लगा है 1 लाख, ठीक है। 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड, ठीक है। बोल रहे कि 8% जो है वो खराब हो गया एंड द रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव ए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000 ओनली। बोल रहा है कि मार्केट में अगर वो जो खराब हो गया वो आइटम को बेचने जाएंगे तो हमें 2000 मिलेगा। नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज बोल रहा है 2%, मतलब हर एक बिजनेस में तो एक नॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस कितना बोला है 2%। हमें इसका कॉस्टिंग जर्नल को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, देखो क्या बोला है, तो अगर समझ जाएंगे तो जर्नल भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हम वर्किंग नोट ही बना रहे हैं मान लो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर इज ₹1 लाख बोला, ठीक है। अच्छा अब ये करते हुए हमारा दो तरीके का लॉस होगा। एक क्या है, नॉर्मल लॉस, तो जो हमें पहले से ही पता होता है कि ये काम करने जाएंगे इतना तो लॉस होगा, जो कि क्वेश्चन मुझे बता दिया है 2%। अगर उससे ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा अब नॉर्मल लॉस तो मुझे पहले से ही पता होता है 2%, तो फिर 1 लाख पे कितना होगा, हाँ तो 2000 हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी मेरा एक्चुअली टोटल लॉस कितना बताया है, देखो 8%, ठीक है। तो मेरा टोटल लॉस मतलब ये दोनों का मिला के होता है टोटल लॉस, नॉर्मल और एबनॉर्मल मिलाएंगे तो ना होगा टोटल लॉस। तो टोटल लॉस मेरा कितना होगा, बोला है कि 8% हुआ है, तो 1 लाख का 8%, 8000, ठीक है। तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं कि फिर मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है, 6000, ठीक है। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस मैंने बैलेंस करके निकाल लिया। अच्छा अब ये लॉस जो है मार्केट में बिकेगा भी, बोल रहे हैं बिक जाएगा, ठीक है, रियलाइज होगा। अच्छा अब कितने कितने में बिकेगा, देखो यहाँ पर बोला था कि 8% ऑफ द प्रोडक्शन दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड एंड द रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव ए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2000 ओनली। पूरे रिजेक्शन कितने में बिकेगा, मतलब 8000 का रिजेक्शन कितने में बिकेगा, 2000 में बिकेगा। अब अगर ये 2000 में बिक रहा है तो ये रियलाइजेबल वैल्यू तो दोनों को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो नॉर्मल लॉस था कुछ एबनॉर्मल लॉस था। तो मुझे इसको प्रोपोर्शनेट कर देना चाहिए कि अगर 8000 के लिए 2000 है तो 6000 के लिए कितना होगा, या फिर 8000 के लिए 2000 है तो 2000 के लिए कितना होगा। एक निकालेंगे तो दूसरा बैलेंस करके निकाल सकते हैं, या फिर रेशियो करके निकालो, एक ही बात है। मतलब 2000 को 2:6 में डिस्ट्रीब्यूट करने से भी जो होगा, और अगर तुम लोग यूनिटरी मेथड करोगे तो भी उतना ही होगा, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो ये रियलाइज्ड हो जाएगा, मतलब 2000 जो रियलाइज हुआ उसमें मेरा नॉर्मल लॉस के लिए कितना कवर अप हुआ 500, और इसके लिए इतना।
तो अब हम लोग नेट लॉस निकालेंगे, ठीक है। हम लोगों को तो पहले लग रहा था लॉस 2000 रुपए का होगा, लेकिन अगर 500 मार्केट में बेच के रियलाइज कर लिए तो नेट लॉस कितना हुआ? 1500, थोड़ा सा कम हो गया। और 6000 और 1500 में डिफरेंस 4500। तो और 8000 में 2000 रिकवरेबल हो गया, 8000 पूरा लॉस दिख रहा था, 2000 बेच के मिल गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6000। और ये भी कैलकुलेट करने से हम लोग का 6000 ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आता है तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, वो हमारा कहाँ चार्ज होता है? कॉस्टिंग पीएल में। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो कभी कभार होता है, सबके बिजनेस में नॉर्मल लॉस कंपलसरी है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कंपलसरी नहीं होता है। तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर के ऊपर नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लॉस को हम लोग कस्टमर के ऊपर लागू कर सकते हैं। तो ये खर्चा मुझे कहाँ ऐड करना चाहिए? तो देखो, इसका रूल्स होता है ये खर्चा ऐड करने का। हम लोग कॉस्ट में लगाते हैं, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में, लेकिन यहाँ पर एंट्री बोला है ना, तो हम लोग कहाँ पर लगाएंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पर यूनिट मेटेरियल में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मेटेरियल में लगाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में लगाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है। देखो, अगर एबनॉर्मल लॉस का मतलब हम बता देते हैं, अगर मेरे दुकान में चोरी हो गया तो कल से ही हम मेरा सामान जो है डबल दाम पे बेचेंगे तो कोई तो लेगा नहीं, तो वो मेरा लॉस है, मुझे भुगतना पड़ेगा, दैट इज कॉस्टिंग पे। लेकिन थोड़ा वो जो है चूहा अगर काट लेता है, बर्बाद हो जाता है, वो तो सभी का होता है, तो वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। अब अगर मुझे पर यूनिट मेटेरियल पे पता चल रहा है तो मेटेरियल पे लगाएंगे, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो कहाँ लगाना पड़ेगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन में ना नहीं पता है कि क्या लॉस हुआ है, मतलब मेटेरियल के वजह से हुआ है कि क्या हुआ है, तो इसको मुझे कहाँ चार्ज करना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। जब कुछ नहीं पता चलेगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये तो गया वर्किंग, बेसिकली बोले तो हमें तो बोला था रिकॉर्ड करो जर्नल, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? अब देखो यहाँ पर एक तो मेरा कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा, लॉस हुआ है ना, जैसे पीएल डेबिट होता है तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा, कितने से? 4500 से, ठीक है। और एक मुझे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल लैंग्वेज यूज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ यूज नहीं करके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बोल के लेजर यूज किया जाता है। उसमें भी कितना हो गया? 1500। दोनों लॉसेस है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, एक कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, एक फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, अब ये लॉस क्यों हो रहा है? टोटल लॉस कितने का है? 8000। इसी को तो हम लोग अलग अलग जगह पे चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अभी तो फैक्ट्री ओवरहेड में है, तो ये मेरा कैसे कंडीशन में है? डब्ल्यूआईपी में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टू क्या लिखेंगे? टू डब्ल्यूआईपी कितना लिखेंगे? 8000। अब देखो ये पूरा नहीं बना, ये टोटल करने से कितना बन रहा है? 6000। तो बाकी हम लोग 2000 कहाँ चार्ज करेंगे? अब ये जो बाकी बचा इसको हम लोग मेटेरियल में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ये नाम होता है, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट बोल के कॉस्ट में लिखना पड़ता है, बेसिकली वही मेटेरियल अकाउंट ही है, मतलब मेटेरियल के वजह से लॉस हम लोग का इतना हुआ, क्योंकि हम लोग का 2000 का लॉस तो वहां दिख नहीं रहा था ना। तो जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और ये जो 2000 मेटेरियल कंट्रोल में देने का और एक रीजन भी है, देखो यहाँ पर बोला ना कि मार्केट में हम लोग इसको क्या कर सकते, कितने में रियलाइज। हाँ, तो फिर ये मार्केट में जो बेच सकते वो क्या होगा? कोई सब्सटेंस ही तो होगा, तो वो मेटेरियल होगा, इसीलिए फिर उसको कहाँ देना पड़ेगा? मेटेरियल में। और तो कुछ बिकेगा नहीं, लेबर भी नहीं बिकने वाला, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग कुछ सब्सटेंस ले जाएंगे तो ही वो मार्केट में बिकेगा। तो इसीलिए मेटेरियल कंट्रोल ये डेबिट चला गया। पहले ये दो चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद ये देखेंगे, और ये डब्ल्यूआईपी क्योंकि वो वर्क इन प्रोग्रेस में था, तो डब्ल्यूआईपी जब हो रहा था तो डब्ल्यूआईपी तो डेबिट होता है क्योंकि वो तो स्टॉक है। अब वो स्टॉक का लॉस हो गया जिसको हमें इस तरीके से चार्ज करना है, तो उसको हम लोग कहां पर चार्ज कर देंगे? टू डब्ल्यूआईपी बोल के इसको क्लोज कर देंगे, बेसिकली जो डब्ल्यूआईपी हमारा ओपन था। इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया, बस ये छोटा सा एंट्री पूछा था। और इस चैप्टर में ना और कोई क्वेश्चन है नहीं, एक ही क्वेश्चन बाकी है, हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी बड़ा है लेकिन शायद आसान ही होगा, मैंने अभी देखा नहीं है ये क्वेश्चन क्या है, तुम लोग ये एक बार ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और एमसीक्यू, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और एमसीक्यू।
तो हम लोग का ये जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ शायद दूसरा कोई चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ज्यादा टाइम शायद ना लगे, लेकिन है तो काफी बड़ा, पता नहीं क्या दिया होगा। ठीक है, फिर आज इतना। मंडे की क्लास लेंगे हाँ इस मंडे। हाँ। थैंक यू।